जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। प्रगति परिवार आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। हम देख रहे हैं विगत वर्ष में संपन्न हुई परीक्षा यूपीपी, यूपीएसआई और यूपीपी जेलवाडर की जो परीक्षाएं संपन्न हो चुके हैं, वहां पर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनकी श्रृंखला को, इसके पहले हमने सामान्य विज्ञान को, पर्यावरण, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के जो भी प्रश्न पूछे गए उनको कवर कर लिया है। और इस समय हम देख रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास को। आधुनिक भारतीय इतिहास की यह आज हमारी दूसरी वीडियो है। यदि आप यूपीपी, यूपीएसआई इन सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की और देखते हैं एग्ज़ाम में पूछे गए हूबहू प्रश्नों को। तैयार हैं आप? चलिए देखते हैं कितना तैयार हैं आप एग्ज़ाम के लिए। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, लिखा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है। जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी रानी किसे कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, इसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसका अन्य नाम है अगस्त क्रांति और इसकी शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को और महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इसकी शुरुआत की गई थी और महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। डू और डाई का नारा भी दिया था। हमें ज्ञात होना चाहिए कि 8 अगस्त के एक दिन बाद 9 अगस्त 1942 को ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो हावर चलाया गया था और इसका उद्देश्य भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे नेताओं की गिरफ्तारी था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इस तरह के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी थी। जब सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो गए थे तो उस समय अरुणा आसफ अली भूमिगत होकर आंदोलन को हवा दे रही थी और इसीलिए इन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा गया है। अरुणा आसफ अली जी को, अरुणा आसफ अली की इमेज यहाँ आपको दिख रही। और यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और इस आंदोलन ने अंग्रेज सरकार के नाक में दम कर दिया था, क्योंकि इस समय देश में ही नहीं पूरी दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध भी चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार भी चल रहा था। क्वेश्चन लिखा गया है, क्वेश्चन 2 देखिएगा आप। क्वेश्चन लिखा है कि ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन जब शुरू हुआ तब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए कौन सा राज्य के गांव पहुंचे थे। तो कहने का अर्थ ये है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से की गई थी। सीधा क्वेश्चन आपसे यही है। भूदान आंदोलन है, इसकी शुरुआत विनोबा भावे ने की है। विनोबा भावे ने की है। ध्यान रखना, अगर पूछा जाए आपसे कि कब चलाया गया तो 1951 में इसकी शुरुआत की गई है विनोबा भावे द्वारा। हमें ज्ञात होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश का एक गांव है पोचमपल्ली। तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अब ध्यान दें, आंध्र प्रदेश ऑप्शन में है नहीं, क्योंकि हमें ज्ञात होना चाहिए कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हो गया था। तो वर्तमान में जो पोचमपल्ली गांव है यह तेलंगाना में पड़ जाएगा। तो जवाब हमारा हो जाएगा तेलंगाना, यह हमारा जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर विनोबा भावे जी की इमेज आपको यहाँ पर दिख रही है। कंप्लीट हुआ हमारा प्रश्न 2। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न काफ़ी अच्छे भी हैं और आपको अच्छा लग भी रहा होगा और बहुत सारे प्रश्नों को आप जान भी रहे होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है कि विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था। तो यहाँ जो विंस्टन चर्चिल हैं इनके द्वारा घोषित किया गया जो घोषणा पत्र है
ऐसा कौन सा है जो भारत पर लागू नहीं किया गया था? ऑप्शन ए लिखा गया है अटलांटिक घोषणा पत्र, अटलांटिक घोषणा पत्र, और यही हमारा बिल्कुल सही भी है। अटलांटिक घोषणा पत्र का उद्देश्य था देश दुनिया में हो रहे अत्याचार को समाप्त करना, क्योंकि हमें ज्ञात होना चाहिए कि जर्मनी पूरी दुनिया में अपना आतंक मचाए हुए था, क्योंकि जर्मनी के जो तानाशाह हैं, हिटलर हैं, उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा आतंक मचाया जा रहा था, और इसीलिए यहाँ पर अटलांटिक घोषणा पत्र लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि दुनिया में शांति का माहौल कायम करना और दुनिया के ऐसे देश जो किसी देश के गुलाम हैं उनको आज़ाद कराना, और दूसरी बात ये कि जो भी ऐसे देश है उपनिवेशवाद है उनको भी दूसरे देशों से छुड़ाना था। तो यहाँ पर यह भारत पर लागू नहीं किया गया था, क्योंकि भारत ब्रिटिश सरकार का उपनिवेशवाद था। अगर भारत पर लागू किया जाता तो भारत को भी आज़ादी मिलती और भारत के जो नागरिक हैं इनको भी अधिकार दिए जाते, इसीलिए यह भारत पर लागू नहीं किया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जो क्वेश्चन नंबर आपको 4 दिख रहा है, यह लिखा गया है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जो द्वितीय विश्व युद्ध है ये लड़ा गया है 1939 से 1945 के बीच में। युद्ध समाप्त इस तरह हुआ है, जापान के 2 शहर हैं जिनमें से एक का नाम हिरोशिमा है, हिरोशिमा, और जो दूसरा शहर है नागासाकी है, नागासाकी। यहाँ पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था और हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, और जबकि नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। और इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बाद युद्ध समाप्त हो गया था। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, कभी कभी यह भी पूछा जाता है लिटिल बॉय। और जबकि जो नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम उसका नाम था फाइटमैन, नागासाकी पर फाइटमैन। ये 2 बम हैं जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे, और इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था और जापान पर या जो नागासाकी शहर है वहाँ पर गिराया गया बम है, परमाणु बम है। और उसके बाद नागासाकी शहर की स्थिति कुछ इस तरह हो गई थी, यहाँ पर लोग भूखे मर रहे थे, पूरी तरह से नागासाकी बर्बाद हो गया था। और यहाँ देख रहे हैं कि वर्तमान में आपको जापान का जो नागासाकी शहर है वो किस तरह से दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। जिस तरह से इसका विनाश हुआ था उसकी अपेक्षा बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, क्योंकि जापान में तकनीकी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है और कहीं कहीं अमेरिका भी इसका साथ दे रहा है। हमसे पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जवाब आपका हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से किसे राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? तो किस नेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है? आप जान रहे हैं कि जो भूदान आंदोलन है 1951 में इसकी शुरुआत हुई है, 1951 में शुरुआत हुई है और विनोबा भावे इसके नेतृत्व करता है, विनोबा भावे जी इसके नेतृत्व करता है, विनोबा भावे जी। और 1951 में चलाया गया है और कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से इसकी शुरुआत हुई है, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से इसकी शुरुआत हुई है। और वर्तमान में पोचमपल्ली गांव कहाँ है? तो तेलंगाना में, तेलंगाना में यह गांव है। अच्छा, भूदान आंदोलन में होता क्या था? तो भूदान आंदोलन में जो ऐसे ज़मींदार हैं जिनके पास ज़मीन की मात्रा अधिक थी उनसे रिक्वेस्ट की जाती थी, उनसे निवेदन किया जाता था कि आप अपनी भूमि का कम से कम 6ठा भाग गरीबों को दान दीजिए, भूमिहीन लोगों में उसे बांटिए। यही था भूदान आंदोलन, भूमि का दान करना था। तो इसमें जो सक्रिय भूमिका निभाई है जयप्रकाश नारायण जी ने सक्रिय भूमिका निभाई है भूदान आंदोलन में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है कि किस देश ने 1914 में जापानी जहाज है जो भाप से चलता था कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? भारतीय मूल के व्यक्ति जिनका नाम है
बाबा गुरुदत्त, बाबा गुरुदत्त। और ये हांगकांग में रह रहे थे, हांगकांग में रह रहे थे। और इन्होंने जापान से एक जहाज़ खरीदा था जिसका नाम था कामागाटा मारू। और इसी जहाज़ में लगभग 350 से अधिक लोग सवार होकर कनाडा के लिए रवाना हो रहे थे। और कनाडा के जब ये तट पर पहुँचे थे तो कनाडाई सरकार ने 2 महीने तक इन्हें जहाज़ से उतरने ही नहीं दिया। इनके प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था और इसी को कहा गया है कामागाटा मारू प्रकरण। और किस देश ने मना किया था? तो कनाडा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया गया है कि किस वायसराय के दौरान में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया था? पहला ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड एल्गिन है, लॉर्ड म्यूर और लॉर्ड लॉरेंस है। इसका जो सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो वहाँ लगभग हर कोई फंस ही जाता है। किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ लिखा गया है कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है यहाँ आपको दिख रही है, जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण लोग रहते थे और इनके द्वारा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन भी लिए जाते थे। ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है जहाँ पर वायसराय बैठकर इन लोगों के साथ भारत पर लागू किए जाने वाले कानून या फिर अन्य विषयों पर चर्चा करता था। यहाँ पर जो शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ दिख रहा है कि गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो महात्मा गांधी जो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका ये गए थे और यहाँ पर इन्हें रंग भेद की नीति का भी सामना करना पड़ा था। इन्हें एक स्टेशन से बाहर भी फेंका गया था। तो गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस आए हैं और इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाते हैं। इनको राजी किसने किया था भारत वापस आने के लिए? तो दीन बंधु के नाम से जाने जाते हैं C.F. एंड्रोज इन्हें हम दीन बंधु के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी के हिसाब से फाइन थे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। लिखा गया है कि साल 1919 की बात की जा रही है, किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? तो 1919 की बात है, किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? आपको ध्यान होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट जो 1919 में पारित किया गया था और इसका उद्देश्य था कि देश में हो रही अहिंसात्मक गतिविधियों पर रोक लगाना या फिर उन पर लगाम लगाना इसका उद्देश्य था। हमें ध्यान होना चाहिए कि इसके थोड़ा सा पहले आप देख रहे थे कि कोई भी क्रांतिकारी होता था किसी भी अंग्रेज अफसर पर बम फेंक देता था या फिर उनको गोली मार देता था। इन्हीं सब गतिविधियों को रोकने के लिए यहाँ लाया गया था रॉलेट एक्ट। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि शक के आधार पर, संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सके। तो संदेह या फिर शक के आधार पर ही किसी को गिरफ्तार किया जा सकता था और इसे काला कानून भी कहा गया है। इसे काला कानून भी कहा गया है और इसे बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया है। बिना दलील का भी कानून कहा गया है और इसी कानून का विरोध किया जा रहा था। तो पंजाब में 2 व्यक्ति हैं, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये लोग विरोध कर रहे थे
इनके नेतृत्व में विरोध किया जा रहा था और इसी की वजह से इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। और गिरफ्तारी के बाद जनता द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था और बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे जो अमृतसर में है, और वहाँ पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और वहाँ पर उसी बाग में स्थित एक कुआं था और लोगों द्वारा जान बचाने के लिए कुएं में कूदा भी गया था, जिसे हम वर्तमान में शहीदी कुआं के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि पूरा का पूरा कुआं ही लाशों से पट गया था, लोग उसी में जाकर कूद गए थे अपनी जान को बचाने के लिए। और ये वही जनरल डायर है जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। और हमें ज्ञात होना चाहिए कि भारत के लाल उधम सिंह जिन्होंने लंदन में जाकर 21 साल बाद 1940 को इस जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार का बदला भी लिया था, जिन्हें हम भारत का लाल कहते हैं। उधम सिंह ने बिल्कुल सामने से ही माइकल ओ डायर को गोली मारी थी। माइकल ओ डायर को यहाँ जनरल डायर दिखाया जा रहा है, जनरल डायर जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। और माइकल ओ डायर उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट कमिश्नर हुआ करता था और इसी के आदेश पर इन्होंने आदेश दिया है गोली चलाने का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था। तो गोवा है, हम जानते हैं कि व्यापारिक रूप में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए हैं। पुर्तगाली ये सबसे पहले भारत आए हैं और पुर्तगाली वायसराय था अल्बुकर्क है, और इसी ने गोवा को छीना है 1510 में। 1510 में गोवा को छीना है, गोवा पर अधिकार कर लिया था। और उस समय गोवा के जो शासक हैं, उनका नाम था यूसुफ आदिल शाह नाम है यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना गया। और किसने छीना? अल्बुकर्क ने छीना। ये पुर्तगाली गवर्नर हैं। और कब? 1510 में। देश आज़ाद हुआ हमारा 1947 को। आज़ादी के बाद भी हमें गोवा नहीं मिला था, क्योंकि आज़ादी हमें अंग्रेज़ों से मिली है, हमें ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिली है, लेकिन पुर्तगालियों से आज़ादी हमें नहीं मिली थी। और गोवा जो पुर्तगाली के अधीन था, और गोवा को आज़ाद कराने के लिए हमने ऑपरेशन विजय चलाया है। और ऑपरेशन विजय चलाने के बाद हमने 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आज़ाद कराया था। तो गोवा मुक्ति दिवस भी 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस, यहाँ जवाब आपका पुर्तगाली हो जाएगा। और गोवा जो बीच है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी देखने में आपको लगता है। अगर कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर जाना यहाँ घूमने के लिए, काफ़ी ज़्यादा नेचुरली खूबसूरती आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा गया है कि वर्ष 1917 की बात की जा रही में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? मैडम ब्लाडोस्की लिखा गया है, एनी बेसेंट है, सरोजिनी नायडू है, अरुणा आसफ अली। इसका जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट, इसका जवाब हो जाएगा। और उस समय जो कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनाई गई थी, एनी बेसेंट। कांग्रेस की अध्यक्ष भी एनी बेसेंट बनाई गई थी। इनके बारे में पूछा भी जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की एनी बेसेंट है। और एनी बेसेंट के द्वारा एक पत्रिका चलाई गई थी जिसका नाम है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इनकी पत्रिका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया है। एक पत्रिका है यंग इंडिया, कन्फ्यूजन आपको ना हो तो यंग इंडिया जो पत्रिका है, ये पत्रिका है महात्मा गांधी की पत्रिका है। ये पत्रिका है महात्मा गांधी की। एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। अगर बात की जाए कि कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो थी आपकी सरोजिनी नायडू। ये कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला हैं, और कब बनाई गई थी? तो 1925 में। इतनी बात ही आप ध्यान रखना। यहाँ पूछा गया है कि भारतीय संघ की महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट यहाँ जवाब हो जाएगा। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन लिखा गया है कि कॉलम ए में लेखक का नाम लिखा गया है और कॉलम बी में पुस्तक का नाम लिखा गया है। इसे आप मैच कराएंगे। चंडालिका हम जान रहे हैं, जो चंडालिका है, फिर चंदालिका है लिखा गया है। चंडालिका पुस्तक है
रविन्द्रनाथ टैगोर की, रविन्द्रनाथ टैगोर की। और जो माई मास्टर पुस्तक है, ये पुस्तक है आपकी स्वामी विवेकानंद की, स्वामी विवेकानंद की। और द ब्रोकन विंग जो पुस्तक है, ये पुस्तक है सरोजिनी नायडू की। जो विंग इंडियन है, ये पुस्तक है पवन शर्मा की। इस तरह से अगर हम मैच करें तो डी का 4 जा रहा है, डी का 4 यहाँ आपको दिख रहा है तीनों में। और इसके बाद देख रहे हैं सी का 1 जा रहा, तो सी का 1, सी का 1, सी का 1 आपको सिर्फ यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर। अच्छा, यहाँ भी मिल रहा है। और इसके बाद बी का 3 जा रहा है, तो वी का 3 यहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आप इसको मैच कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन जो 14 आपको यहाँ दिख रहा है, भारतीय इतिहास की बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आज़ादी की पहली लड़ाई भी कहा जाता है? जो आज़ादी की पहली लड़ाई है, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे जैसी महान हस्तियाँ इसी में शहीद हो गई थी। तो यहाँ हम ध्यान दें कि आज़ादी की पहली लड़ाई कहा जाता है 1857 का विद्रोह, जिसे हम आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। और यह विद्रोह हुआ क्यों था? तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जा रहा था, और इसी का यहाँ पर मंगल पांडे द्वारा विरोध किया गया था, और उन्हें फांसी दी गई। और फांसी देने के बाद में यह आंदोलन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा था, और इसकी शुरुआत मेरठ से हुई है, इसकी शुरुआत मेरठ से हुई है। इसका जवाब आपका 1857 का विद्रोह हो जाएगा। इसे हम आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहा जा रहा है कि सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संगठन को स्थापित किया है? जो सर सैयद अहमद खान हैं, इनके द्वारा किस संगठन को स्थापित किया गया है? 1875 में अलीगढ़ में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना सर सैयद अहमद द्वारा की गई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिख रहा है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं। जो शिवाजी हैं, उनके छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। पहला ऑप्शन राजा राम है, संभाजी है, शाहू है, और क्या है? बाजीराव है। इनके जो तीसरे पुत्र हैं, जिनका नाम था राजा राम है, इनके बेटे हैं, जिन्हें हम तीसरे छत्रपति के नाम से जानते हैं। चले देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहा जा रहा है कि काकोरी कांड है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट है की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और ने की थी। जो काकोरी कांड है, ये घटा है 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 की बात है, 9 अगस्त 1925 की बात है। यहाँ पर 8 डाउन ट्रेन है जो सहारनपुर से लखनऊ की ओर आ रही थी। लगभग यहाँ पर 8,000 रुपये की लूट की गई थी। और यहाँ पर प्रमुख नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, और साथ ही में लिखना आप यहाँ पर रोशन सिंह हैं। इन सब को फांसी दी गई, इंपॉर्टेंट इसलिए है। रोशन सिंह हैं, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हैं, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हैं, और इसके अलावा अशफाक उल्ला खां हैं। ये कुछ प्रमुख व्यक्ति हैं जिन्हें फांसी की सज़ा दी गई है। इम्पोर्टेंट आपके लिए है भारतीय इतिहास की एक ऐसी घटना जो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, और यहाँ पर इन सभी को फांसी दी गई। घटना 9 अगस्त 1925 की है। यहाँ जवाब बनेगा राम प्रसाद बिस्मिल के साथ कौन था मुख्य सहयोगी के रूप में? वह था आपका खुदीराम बोस। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हालांकि अशफाक उल्ला खां भी शामिल थे इसमें, लेकिन पूछा गया कि योजना में कौन शामिल था, तो खुदीराम बोस यहाँ पर शामिल थे। चले देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यह लिखा गया है कि हवा महल सब जान रहे हैं, जयपुर में है, 1799 में किसके द्वारा बनवाया गया था? जो जयपुर में स्थित हवा महल है, इसे किसने बनवाया था? इसका जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, सवाई प्रताप सिंह। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपको हवा महल दिख भी रहा है, यहाँ भी आपको हवा महल दिख रहा है, जो जयपुर में स्थित है, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 लिखा गया कि जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे?
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी उनके यंग समय की फ़ोटो है जो स्टेशन के बाहर आपको यहाँ दिख रहे हैं। इनको फेंका गया था, इनको ज़बरदस्ती धक्का देकर उतारा गया था। ये जा रहे थे प्रिटोरिया, घटना है 1893 की, 1893 की। इनके साथ हुआ क्या है? तो इनके साथ रंगभेद के शिकार हुए हैं, रंगभेद है क्या? तो वहाँ पर काला और गोरा में बहुत ज़्यादा भेद हुआ करता था और इसे ही हम रंगभेद भी कहते हैं। तो काले गोरे में बहुत ज़्यादा भेद हुआ करता था। भारतीय लोग जिनका रंग थोड़ा सा गेहुआ होता है, थोड़ा सा हल्का सांवला होता है, उसी में महात्मा गांधी भी शामिल थे। इनको ट्रेन से बाहर उतारा गया था। स्टेशन था पीटर मारिसबर्ग स्टेशन से इनको बाहर निकाला गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आपको 20 यहाँ दिख रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ आपको दिख भी रहे हैं। इनके द्वारा किस देश के राष्ट्रगान को लिखा गया है? जवाब आपका हो जाएगा बांग्लादेश, जिसका राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला। बांग्लादेश के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इन्हें विश्व कवि भी कहते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा गया है कि मुगल सम्राट जहांगीर की बात की जा रही है। मुगल सम्राट जहांगीर ने ... शालीमार बाग का निर्माण कहाँ करवाया है? तो मुगल सम्राट जो जहांगीर है, इन्होंने जो शालीमार बाग है इसे कहाँ बनवाया है? जो शालीमार बाग है आपको यहाँ दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आपको यहाँ दिख रहा है। जो शालीमार बाग है ये आपको कश्मीर में मिल जाएगा, कश्मीर में इसे बनवाया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 22 आपको दिख रहा है कि किस साल भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी? जो सैडलर आयोग है इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को लेकर था और 1917 में इसकी नियुक्ति की गई थी। 1917 में इसकी नियुक्ति की गई। ध्यान रखना आप, शिक्षा से इसका संबंध भी है। 1917 में इसकी नियुक्ति की गई। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ 23 दिख रहा है कि मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? तो मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? ऑप्शन है गरीब बच्चे हैं, विकलांग हैं, देवदासी हैं और जनजातियां हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो शासक हुआ करते थे उन शासक के दरबार में जो नाचने गाने वाली औरतें हुआ करती थी उन्हें हम देवदासी कहते थे। तो देवदासियों के लिए यहाँ स्थापित किया गया था। देवदासियों के लिए मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिख रहा है कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ साल में स्थापित किया गया था। जो अस्पृश्यता विरोधी संघ है इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई है। और कब की गई? तो 1932 में 1932 में की गई है। और इसके जो पहले अध्यक्ष हैं उनका नाम था घनश्याम दास बिड़ला को बनाया गया था। घनश्याम दास बिड़ला को इसका पहला अध्यक्ष भी बनाया गया था और बाद में इसी का नाम हरिजन संघ भी कर दिया गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। जवाब आपका 1932 यहाँ पर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी होगा। क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ है। आपको खालसा पंथ की स्थापना किसने की है आपको बताना है। सिख में टोटल 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु नानक हैं और जो अंतिम गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह हैं। इनके द्वारा ही खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो गुरु गोबिंद सिंह इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरे 25 प्रश्न कवर किए हैं और ये सभी प्रश्न आपके आगामी जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट भी थे। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक भी करिएगा और यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में और हम देखने वाले हैं फिर से अगले आधुनिक भारतीय इतिहास के 25 प्रश्न को। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।